हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हमारी पुस्तक हमारे अतीत फर्स्ट यानी कि इतिहास, और हम लोग उसमें पहला चैप्टर आपका प्रारंभ करेंगे। और जैसा कि कल हम लोगों ने उसका कुछ ही भाग हम लोग आपका देख पाए, बाकी शेष भाग आज हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत अपना कवर करेंगे। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग आपका प्रारंभ से ही इसको एक बार दोबारा से पढ़ें और सारी चीज़ों को सीखें। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है बच्चों, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। अगर आप लोग रेडी हैं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, जैसे मैं आपको बताया था, क्या, कब, कहाँ और कैसे। एक रसीदा बच्ची है जो आपकी क्लास की तरह है, सेम आपकी कक्षा में पढ़ती है, ऐसे मानिए आप। और जब भी हमने अपने चैप्टर को प्रारंभ किया तो एक स्टोरी के साथ, एक कहानी के साथ हमने अपने चैप्टर को प्रारंभ किया। कहानी थी, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी यानी कि हेडलाइन पर पड़ी थी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि कितने वर्ष पहले क्या हुआ था। अब कह रहे कि वो कैसे जान सकता है कि कोई आपका कितने वर्ष साल पहले कैसे हुआ था। कैसे पता लगाएंगे यह जानने के लिए कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो, और कह रहे हैं कि आप अखबार भी पढ़ सकते हो। साथ ही में पिछले साल क्या हुआ, तुम ऐसे किसी व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। स्मृति का मतलब उसको उस समय की याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ, ये आप कैसे जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं, यानी कि जो पास्ट है हमारा, अतीत है, उसके बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, ये आपका प्रश्न बन सकता है। अगर आपका प्रश्न बन जाए कि हम अतीत के बारे में कैसे जानेंगे, तो बताइए बच्चों, कैसे जानेंगे आप अतीत के बारे में। अब समझिए, सबसे पहले इसमें लिखा है कि जैसे लोग क्या खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, किस तरह से शिकार करते थे, पशुपालक थे, कृषक थे, शिकारी थे, व्यापारी थे, शिल्पकार थे, कारीगर थे, संगीतकार थे, या फिर या वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन से कहानियां सुनते थे, कौन से नाटक देखते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे। यानी कि हमको ये चीज स्पष्ट हो रही है कि अगर हमको अतीत यानी कि जो पास्ट में जो चीज बीत गई है, अगर उसके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी आपका लेनी है, तो उस जानकारी को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम जुटा सकते हैं। अब हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम इन जानकारी को प्राप्त कैसे करेंगे। अब पहला प्रश्न, क्या हम लोग जान सकते हैं इसके बारे में, तो हाँ, हम लोग जान सकते हैं। अब प्रश्न दूसरा ये बनता है कि हम लोग कैसे जानकारी हासिल करेंगे कि पहले क्या हुआ था। तो आइए उसी दिशा में हम लोग चलते हैं और कहते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। अब लोग कहाँ रहने का मतलब है बच्चों की आरंभिक मानव। देखिए, एक शब्द आपको इसमें मिलेगा, आपको ध्यान देना है, आरंभिक लोग। आरंभिक लोग का सिंपल मतलब है कि जब मानव अपनी प्रारंभिक उद्विकास की अवस्था में था, तो उस समय वो कहाँ रहता था। भाई आपको पता है, मानव पहले आदि मानव था। होमो सेम्पेस सेम्पेस बनने में उसको समय लगा, क्लियर है। उसके बहुत सारे विकास के काल के उद्भव हैं, आप लोग पढ़ेंगे कि कैसे आपका कपी था, फिर कैसे कपी से आपका यानी कि बंदर के रूप में आया, फिर कैसे कैसे वो स्टेप स्टेप करके, और आज होमो सेम्पियस जो आपका मानव है, यानी कि जो हम लोग हैं, आज कैसे इतना हम लोग सुदृढ़ और अलग दिखाई देते हैं। क्या आज से 1000 लाख साल पहले क्या हमारा स्ट्रक्चर ऐसा ही था। तो ये उसकी बात कर रहा है कि मानव सबसे पहले कहाँ रहा। तो आप देखिए, जैसे मैंने कल भी बताया था कि नर्मदा नदी जो है आपकी, अगर आप लोग देखोगे नर्मदा नदी को, ये रही नर्मदा नदी। सबसे पहले आप यहां देखिएगा, ये मैप आपका जो है आपकी बुक में दिया हुआ है। अगर नहीं होता तो मैं खुद बच्चों को मैप बना के दिखाता हूं। ज्योग्राफी जब आप मेरे से पढ़ेंगे बच्चों, तो मैं बिना मानचित्र के आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ाता। अब हिस्ट्री का जो आपका पार्ट है, उसमें जितना आपको मानचित्र दिखाया गया है, उतनी चीजें हैं मैं आपको रिलेट करके पढ़ा सकता हूँ। फिर जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट जो उसका इंपॉर्टेंस है वो लिखाऊंगा कि हम लोगों ने पूरे चैप्टर में आपकी समरी क्या पढ़ी है, वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको रिवीजन करने में चैप्टर को आसानी रहे।
कि इतने बड़े चैप्टर को आप छोटे में कैसे समाहित कर सकते हैं। दूसरा, फिर इसके जो प्रश्न उत्तर हैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं आपको वो भी कराऊंगा। आप अगर चाहते हैं कि पीपीटी के माध्यम से करें या फिर आप चाहते हैं कि मैं लिख के डिस्क्राइब करूं, जिस तरह भी आप चाहते हैं, आप मेरे को बस मैसेज के या चैट के माध्यम से आप अपना सुझाव मेरे को भेजिए, ठीक है। हमने क्या देखा? नर्मदा नदी। अब आप नर्मदा नदी को देखेंगे, नर्मदा नदी के ऊपर एक पहाड़ी है, उसका नाम है विंध्या पहाड़ी, और एक और है उसके पास में नदी, सोन नदी। अगर आप लोग देखोगे नर्मदा नदी फिलहाल ये एमपी वाला रीजन है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का, क्योंकि जिस तरह से लोकेटेड की गई है, जिस तरह से इसका स्थान है, ये आपका मध्य प्रदेश में है फिलहाल। अब ये मत देखना कि वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है, क्योंकि ये विषय हम ज्योग्राफी में इसकी चर्चा करेंगे कि उद्गम कहाँ से होता है और उसका डिपोजिशन यानी कि वो अंत रूप में कहाँ मिलती है, ये हम बाद में देखेंगे। वैसे मिलती आपका अरब सागर में है, इसको हम बाद में देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि नर्मदा नदी है कहाँ? मध्य प्रदेश में। अब चलते हैं ऊपर और यहाँ देखते हैं। सबसे हमने देखा नर्मदा नदी, कह रहे हैं कि कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। कुछ हमको एविडेंस का मतलब है आपके साक्ष्य, कुछ हमको ऐसे मिले हैं जो ये प्रूव करते हैं कि जो आरंभिक मानव था, यानी कि जो आदि मानव था, वो सबसे पहले इस नदी के तट पर ही रहा। कहाँ रहा? इस नदी के तट पर। देखिए, ये आपके द्वारा मेरे द्वारा कही गई बात नहीं है। जो हमारा पुरातात्विक विभाग है, आर्कियोलॉजिकल जो आपका डिपार्टमेंट है, उन लोगों का काम आपके पुरातात्विक चीजों की रिसर्च करना और कार्बन डेटिंग के माध्यम से वो जानकारी प्राप्त करते हैं। क्लियर है? और उस जानकारी के आधार पर ही वो उनकी आयु निकालते हैं, और आयु निकालने के बाद ही वो आपका बता दें कि लगभग इतने साल पहले। देखिए, जो भी चीजें पहली हुई हैं वो सब आपके लगभग में होती हैं, एग्जैक्ट डेट नहीं होती, लेकिन वो ये बता देते हैं कि इतने वर्ष पहले ये घटना ऐसे हुई है। क्लियर है? क्योंकि इसके इम्पैक्ट कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। आगे देखिए, और कह रहे हैं ये लोग क्या थे जो वहां कहाँ रह रहे थे? नर्मदा नदी पे। कुशल संग्राहक, यानी कि ये चीजों को स्टोर भी करते थे। ये लोग आपका चीजों को प्रिजर्व करना जानते थे। आप मुझे बताइए, क्या आप चीजों को सुरक्षित करना नहीं जानते? आप चीजों को प्रिजर्व करना नहीं जानते? ये थ्योरी आई कहां से है? आगे देखते हैं। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, यानी जंगल में जो आपकी संपदा मिलती थी। अब देखिए, जंगल की संपदा क्या हो सकती है भाई? उसकी फल, फूल, पेड़, कंद मूल, जड़ें, ये संपदा है जंगल की। क्लियर है? कह रहे अपने भोजन के लिए जड़ों से, फूलों से, जंगलों के में अन्य उत्पाद से ये संग्राहक थे और इन चीजों का ही स्टोर करते थे। ठीक है? वे जानवरों को आंखें तक यानी कि शिकार भी करते थे, और जानवरों का वो आपका शिकार भी करते थे। अब कह रहे हैं कि अब तुम उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किथर की पहाड़ियों का पता लगाओ। चलिए, हम लोग दो अभी पहाड़ी देखेंगे। एक है आपका सुलेमान की पहाड़ियां, दूसरी है किथर की पहाड़ियां। क्लियर है? अब देखिए, अब सुलेमान और किथर्क हम लोग पहुंच गए। ये रहा किथर्क और ये रहा सुलेमान। तो किथर तो पूरी आधी पाकिस्तान में हो जाएगी और आधी अफगानिस्तान में हो जाएगी, और सुलेमान लगभग पाकिस्तान में हो जाएगा, अफगानिस्तान में हो जाएगी। अब देखिए, ये दोनों पहाड़ियां हैं, क्योंकि इतना जो स्ट्रक्चर है मैं आपको बना के दिखा देता हूं। आपको मानचित्र में ये जो लाइन है ऐसे देखिए, ये वाला जो है ये पूरा हिस्सा मैंने आपको ग्रीन किया है, ये हिस्सा तो भारत में है, और ये हिस्सा जो है बचा हुआ ये भारत से बाहर है। क्लियर है? ये ध्यान रखना, ये कहाँ है? भारत से बाहर। जब मैं आपको मानचित्र पढ़ाऊंगा और जब आपके चैप्टर शुरू होंगे, तो उसमें मैं एक मैप है जो मैं कॉमन सभी क्लास में पढ़ाता हूँ, चाहे वो 6 क्लास हो, 7 हो, 8 हो और 9 तक मैं सबको सेम पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैप का हम लोगों को व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। व्यवहारिक का मेरा पर्पज ये है कि आपको अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी ना पता हो, लेकिन कम से कम इतना पता हो कि कौन से पड़ोसी देश हैं, कहाँ अरब सागर है, कहाँ बे ऑफ बंगाल है, कहाँ श्रीलंका है, कौन सा देश कहाँ मिलता है, राज्य कौन से हैं, कहाँ पर मरुस्थल है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर पर्वत है, ये चीज लगभग आपको पता होनी चाहिए। और कहाँ पर हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कहाँ पर हमारे यूनियन टेरिटरी है, ये मैं सबको बताता हूँ। ठीक है? अब देख लिए, दो आपने देख लिया बच्चों। अब देखिए, अब आपने सुलेमान भी देखा और एक बार फिर देख लीजिए, और आपने किथर को भी देख लिया। कह रहे हैं कि सबसे पहले अगर आप देखेंगे गेहूं और जो आपकी फसल थी,
कौन सी? गेहूं की और जौ की, जैसी फसलों को उपजाने का काम प्रारंभ किया गया। यानी कि सबसे पहले अगर आप देखेंगे गेहूं का और जौ का जो काम शुरू हुआ है, एग्रीकल्चर फॉर्मेट जो आपका प्रारंभ हुआ है, वो कहते हैं कि ये वही स्थान है जहां सबसे पहले गेहूं और जौ को फसल उगाई गई थी। क्लियर है बच्चों? तो अगर यही क्वेश्चन अगर आप बड़े होकर जब आप भारतीय सिविल सेवाओं की तैयारी करेंगे तब आपको चीजें पता लगेंगी और आपको इनके बारे में जानकारी होगी कि कैसे ऑप्शनल रूप में आपके प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं के लिए। ये आपके में भी बन सकते हैं कि पूछ लेंगे आपसे गेहूं और जौ की सबसे पहले उपज कहाँ मिली, या कह सकते हैं कि जौ और गेहूं का आपको प्रारंभिक एविडेंस साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शन घेर देंगे आपको, बिंदिया पहाड़ी घेर देंगे, सतपुड़ा घेर देंगे, सुलेमान घेर देंगे और कोई ऑप्शन घेर देंगे, फिर आपको ढूंढना होगा। लेकिन अगर आपने चीजों को कॉन्सेप्ट के साथ अगर आपने फैक्चुअल फॉर्म में भी पढ़ा है तो आपका ऑप्शनल प्लस आपके शॉर्ट क्वेश्चंस सारे और लॉन्ग भी आपके इसी से तैयार होते चले जाएंगे, जब तक क्वेश्चन आपके वन लाइनर ही आते हैं। ठीक है, आगे देखिए। उन्हें भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू कर दिया। अब कह रहे कि जब वो क्या कर रहे थे, भेड़, बकरी, गाय को भी साथ में पाल रहे थे। लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्या पहाड़ियों का पता लगाओ। अब कह रहे कि कौन सी पहाड़ी देखनी है हमको, गारो देखनी है और विंध्या पहाड़ी देखनी है। तो मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले बच्चों कि आपने जब आपके नर्मदा नदी को आप लोग देख रहे थे, नर्मदा नदी के ऊपर मिली थी गारो, ये विंध्या, और ये रही गारो पहाड़ी। अब एक चीज आपको बिल्कुल आपको कॉमन समझ आएगी, जब मानव यहाँ आपका निवास कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने एग्रीकल्चर की चीजें नदी के पास पड़ोस वाले रीजन में ही करेगा। भाई अगर आपको खेती करनी है तो आप कहाँ करोगे, जहाँ पानी की सुविधा होगी, या फिर आप रेगिस्तान में खेती करोगे? तो ऑब्वियस है कि आप लोग जहाँ पर पानी की सिंचाई की सुविधा होगी उस जगह पर ही अपना आप लोग अब इरिगेशन फैसिलिटी के अनुसार अपने एग्रीकल्चर को आप लोग डेवलप करने की कोशिश करोगे। तो ऐसा उस समय भी था। अब देखिए इस पार्ट को आप लोग देखिए, पूरा आपको मिलेगा ये गारो खासू जयंतियाँ। अब मैं आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूँ कि गारो किस राज्य में पड़ती है, ये आपको बताना है। अगर आप लोग कल पढ़ के आते हैं और गारो को ढूंढते हैं और मुझे आप चैट के माध्यम से या लाइव भी कहें कि सर गारो उस जगह पर है, तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो फिर मैं कल आपको मुझे स्वयं बताना पड़ेगा। आप लोग एक बार खोजिए ताकि आपको जगह पता लग जाए कि हाँ कहाँ पर है ये सारी चीजें। क्लियर है? ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़े और एक एक करके सारी चीजों को देखिए। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ आपका कृषि का विकास हुआ, यानी कि जो आपकी एग्रीकल्चर है वो आपकी सबसे पहले क्या हुई, यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, जो आपका कृषि था उसका विकास हुआ। कृषि का विकास का मतलब यहाँ चीजें आपकी बहुत सिस्टमेटिक थी। यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, यानी कि प्रश्न ये बन जाएगा कि सबसे पहले चावल की खेती किस जगह पे की गई। तो गारो और आपका विंध्या पहाड़ी दो ऐसे आपको स्थान मिल जाएंगे जहां पर ये चीजें हुई। वे स्थान विंध्या के उत्तर में स्थित है और विंध्या पर्वत के उत्तर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर खेती थी। अगला देखिए, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है क्योंकि आपने एक सभ्यता पढ़ी होगी, और नहीं है तो पढ़िए। तो बच्चों अगर आप उसके बारे में नहीं भी जानते तो आपको आगे जानने का मौका मिलेगा। उस सभ्यता का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर है? और इसी को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर इसकी खुदाई हुई और खुदाई से हमको जो चीजें पता लगी तो हमने इसका इसलिए नाम क्या रख दिया, हड़प्पा सभ्यता। हम इसको सिंधु भी बोलते हैं क्योंकि सिंधु नदी के तट पर या उसके पास के रीजन में थी, इसलिए हमने उसको सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहा गया। सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल जिस क्रम में हम लोग चल रहे हैं उस क्रम में अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं, ये रहा आपका सिंधु नदी। सिंधु नदी की सहायक नदी देखिए, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और व्यास। ये क्या है बच्चों? ये सिंधु घाटी की सहायक नदी है।
ये 5 की 5 क्या है? सिंधु घाटी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, इनको आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए और मेरे हिसाब से आप लोगों को अपनी कॉपी पेंसिल के माध्यम से आपको नोट भी करना चाहिए कि सिंधु घाटी की सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास है। करिए, नोट करिए। बहुत अच्छे। दाएं बाएं मत हिलिए बच्चों, नोट करिए। बहुत अच्छे। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप लोग अगर इनको नोट कर लोगे तो आपको ज्योग्राफी में और आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आपको ये सब चीजें आज भी मैं बता रहा हूं, जो आपके 9th के बच्चे होंगे, 10th के, उन लोगों को भी नहीं पता होंगी ये चीजें। आप लोग इनको पढ़ लोगे, लिख लोगे, मेरी गारंटी है आप कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले आप सिंधु नदी लिखो और सिंधु नदी के साथ लिखो उसकी सहायक नदी। आप लिखो चेनाब, आप झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक है, अब इनको देखो, मैं जूम और कर देता हूं ताकि आप लिख सकें। आप इसको अच्छे से देखिए। कर लिया आप लोगों ने? देखिए, जब आप लोग अभी तो फिलहाल लिख रहे हैं, आपको याद भी रहेगा और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जैसे हिस्ट्री आपकी समाप्त हो जाए और भी सभी समाप्त हो जाएंगे, तब तक आप शायद अपने स्कूल में ज्योग्राफी पढ़ लें। फिर मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, मैप बना के एक एक, फिर मैं आपसे बनाऊंगा भी। जो बच्चे 6 से 7 में पास करके गए आप उनसे पूछना। मैंने सारे बच्चों को मैप बनाने की कोशिश कराई है कि आप लोग कम से कम ट्राई तो करें। सही गलत का ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन मेरे हिसाब से डिपेंड करता है कि आप ट्राई कितना कर रहे हैं, आप चीजें के लिए प्रयासरत कितने हैं, उसी पर डिपेंड। अब मैं देख रहा हूँ कि सारे बच्चे लिखने पर लगे हुए हैं। एक अपनी रफ कॉपी बना लीजिए, फेयर बना लीजिए, जैसा आपको लग रहा है कि मुझे इस विषय की क्लास चलती है, मेरे को इसको कुछ शॉर्ट नोट में आंसर बनाने चाहिए। तो ये आपको खुद एक व्यक्तिगत नॉलेज होगी परीक्षाओं के साथ साथ। लिख लिया सबने? और तो बड़ा नहीं करना बच्चों। कितने बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने आपका लिख लिया? हाथ खड़ा करें। एक दो नहीं लिखा है अभी और बच्चे रह रहे हैं। कोई नहीं, लिख लीजिए आराम से। हो गया कंप्लीट? आगे बढ़े? अगर आप कंप्लीट कर लिए हैं तो आप बोलिए एक बार आगे बढ़ने के लिए, यस नो का जवाब दीजिए मेरे को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने सिंधु की सहायक नदी के विषय में लिखा। अब देखिए हम लोग क्या आपका देख रहे थे, क्या है सिंधु नदी में। देखिए, इनके सहायक नदियों का पता लगाओ, करने का प्रयास हो। हमने कर लिया। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों, किनको कहते हैं सहायक नदियां? आपको सीखने को मिलेगा कि आपकी ट्रिब्यूटरी नदी क्या होती हैं, कि जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, यानी कि बहुत सारी नदी जब एक बड़ी नदी में आकर मिल जाती हैं। अब जैसे एग्जांपल है, समझिए आप लोग, जैसे कि ये नदी है, कौन सी? सिंधु नदी। मैं एक मिनट के लिए क्लीन कर देता हूं ताकि आपको मैं समझाने का प्रयास कर सकूं और आपको समझा सकूं। अब देखिए, ये सारी नदी हैं, चाहे आपका चिनाब आ रही हो, झेलम हो, रावी, सतलज, ब्यास हो, ये सारी नदी क्या हो रही हैं? अंत रूप से बह के आती हैं, फिर एक ही धारा में मिल जाती हैं। वो धारा क्या है? सिंधु नदी घाटी की, सिंधु नदी की। तो इसलिए मुख्य नदी कौन सी हो गई बच्चों? सिंधु हो गई। और जो इसमें आकर मिल रही हैं वो कौन सी हो गई इसकी नदी? वो आपका सहायक नदी हो गई। तो हमने क्या सीखा? ध्यान दीजिए, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम ये पढ़ रहे थे बच्चों इसी के अंतर्गत कि जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, क्या होता है? सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। यानी कि आज से लगभग 4700 साल पहले क्या हुआ था? जो आपके कुछ नगर यानी कि जो शहर बनने थे, वो इन्हीं क्षेत्र में सबसे पहले प्रारंभ हुए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो मानव की वसीयत है, जो बसावट है, क्लियर है, वो सबसे पहले कहां प्रारंभ हुई? सिंधु नदी की जो सहायक नदी वाला क्षेत्र है, यानी कि आपके सतलज का रीजन, व्यास का रीजन, यानी कि वर्तमान पाकिस्तान और पंजाब वाला जो रीजन है, उन क्षेत्र में क्या हुई? सबसे पहले आपकी नगरीय बसावट आरंभिक रूप से हम लोगों को दिखाई दी। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 साल पहले पूर्व हुआ। यानी कि गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं, जैसे यमुना वगैरह हो गया, सोन वगैरह, ये सब और नदियां हैं,
तो जो उनकी सहायक जो आपकी नदियां हैं, उन सहायक नदियों का में के पास जो आपके नगर बसे हैं, वो कब बसे हैं? वो थोड़ा इससे बहुत बाद बसे हैं, दो लगभग 2500 साल पहले। क्लियर है? आप कह रहे हैं कि गंगा तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। चलिए एक बार हम लोग आपका देख लेते हैं। ये रही गंगा नदी। अब गंगा को उत्तराखंड से अच्छा कौन जानता है? ठीक, ये देखिए, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। और ये रही गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। अब देखिए, और है तो बहुत सारी नदी, लेकिन फिलहाल आप इनको ध्यान दीजिए। देख लिया आप लोगों ने, ये क्या है? गंगा आपको स्पष्ट रूप से मिल गई कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना। और बहुत सारी बहेंगी आपको, वो भी मैं आपको सारी बताऊंगा। गोमती वगैरह नदी हैं। ठीक है, ये देखिए, तो गंगा यमुना दोनों को हमने देखा। अब नीचे हम लोग चलते हैं और देखते हैं। गंगा के दक्षिण इन नदियों के आसपास क्षेत्र प्राचीन काल में मगध। देखिए, गंगा के दक्षिण में ही एक प्राचीन यानी कि पुराना एक राजवंश था जिसका नाम था मगध। यानी कि बिहार का पुराना नाम क्या है? मगध। ठीक है, और मगध को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट में आपका बिहार बोलते हैं। ठीक, के नाम से जाना जाता है। इसके बहुत शक्तिशाली शासक थे, यानी कि मगध में जो भी शासक हुए हैं वो कैसे हुए हैं? बहुत शक्तिशाली हुए हैं, और उन्हें एक विशाल राज्य की स्थापना किया है। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। और कह रहे कि जिस तरह से एक विशाल आपका राज्य था, और अन्य बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर इनकी क्या की गई है? स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। कह रहे कि लोग कहाँ आए? उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप का रीजन अगर आप लोग देखोगे, बच्चों शांत बैठिए पहले तो आप लोग अपनी क्लास में, सभी बच्चे शांति से बैठिए, ध्यान दीजिए सामने। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि एक हिस्से से अगर आपको दूसरे हिस्से में जाना है तो पहले आपको पर्वतों को पार करना पड़ता था, पहाड़ियों को पार करना पड़ता था, रेगिस्तान को, नदियों को, या फिर जितनी भी यात्रा होती थी आपके समुद्र से होती थी। तो ये यात्रा कैसी थी बच्चों? जोखिम पूर्ण होती थी, जोखिम से भरी। आज की तारीख में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना कितना सुगम है कि आप स्वयं जानते हो। क्या कह रहे हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना क्या है? बहुत सुगम है। सुगम मतलब आसान है, क्योंकि जिस तरह से तकनीकी चीजें अच्छी हुई हैं, और साथ ही में जिस तरह से और सुविधा आपकी विकसित हो रही हैं, अब आप एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत आसानी से क्या है? जा सकते हैं, और आप क्या है? पहुंच भी सकते हैं। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। भाई, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाते हैं? या तो उन्हें अपने काम की तलाश है इसलिए निकलते हैं, यानी कि प्राकृतिक आपदा मतलब किसी कारण से वहां सूखा पड़ जाए, बारिश बहुत अधिक हो जाए। क्लियर है? तो क्या करते हैं लोग? इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। कभी कभी सेना दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। और कह रहे कभी कभी क्या होता था कि अगर किसी क्षेत्र को आपका कब्जाना है सेनाओं के लिए, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाती थी। इसके अतिरिक्त कभी कभी काफिले, तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। कह रहे जो आपके व्यापारी होते हैं, जो आपके ट्रेडर होते हैं, वो क्या करते हैं? एक स्थान से आपके दूसरे स्थान जाते हैं आपके मूल्यवान आपका इन सारी चीजों को लेकर। ठीक, धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक तथ्यों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। कैसे करते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर
जाने की उत्सुकता होती थी कि यार हमको देखना है, घूमना, जैसे कि आज की तारीख में आपका टूरिज्म चलता है। टूरिज्म क्या है? उसी का एक पहल है कि नए-नए स्थानों को खोजना, नए-नए आपके स्थानों पर जाना और उनकी चाह रखना कि क्या है, कैसे हैं। और आपका टूरिज्म जो है आपका, वो उस समय भी था। ऐसा नहीं था कि लोग उस समय आपके नहीं जाते थे, ठीक है? इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला और कह रहे कि यही कारण कि लोगों को क्या मिला, एक दूसरे के जो विचार थे उन विचारों को जानने का क्या मिला, उनको मौका मिला। क्लियर है बच्चों? सामने देखिए, मैं आपसे प्रश्न पूछूं? जो बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं क्लास में, दाएं बाएं देख रहे हैं, चलिए। तो इतना आज हम लोगों ने देख लिया है। इसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अगर कोई भी आपका प्रश्न है, कोई भी आपका डाउट है, आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो बच्चों, आज के लेक्चर के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीजों को जाना कि कहां पर आरंभिक मानव का निवास हुआ, कहां पर सबसे पहले आपके गेहूं और जौ की आपकी फसल प्रारंभ हुई, कहां पर कृषि का विकास हुआ और कहां पर मानव ने सबसे पहले अपने आरंभिक नगर बनाए। इनको हमने सबको अच्छी तरह से देखा। कल मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा कि आपका सुलेमान और किथर की पहाड़ियों के आसपास में कौन सी फसल विकसित हुई, कहां पर कृषि का विकास हुआ, कहां पर आरंभिक मानव निवास कर रहे थे, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा क्यों करते थे। इन सभी के विषय में कल आपसे प्रश्न पूछूंगा। तो सभी बच्चे जो क्लास में हैं, आप लोग पढ़ के आइए, फिर कल हम लोग इससे आगे बढ़ें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और बच्चों, मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।